भारत की भूमि न जाने कितने ही बुद्ध, अरहंत और बोधिसत्वों की भूमि रही। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध हमेशा भारत की पावन धरती पर ही जन्म लेते हैं और इसके साक्षी है वो महान ऐतिहासिक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, जो मानव जाति के सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और आज भी वे मिलावट रहित है, जिसे सदियों तक संभाले रखने के लिए, परिशुद्ध बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था की गई, जिस व्यवस्था का नाम था संगायन। भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य दुतंगधारी महाकश्यप जी ने जिसकी नींव रखी और उस वक्त के प्रतापी राजा अजातशत्रु ने इसका अनुमोदन किया और सहर्ष सप्तवर्णी गुफा में संगायन करवाने की व्यवस्था की। राजा अजातशत्रु में 5 हाथियों का बल था, वो अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ता। वो वैसा महाराजा महाबलशाली था। अजातशत्रु भारत का पहला राजा था जिसने विस्तारवाद की नीति अपनाई थी। उसके पिता बिंबिसार ने मगध जनपद की नींव रखी तो अजातशत्रु ने उसको सींचा। अजातशत्रु के बारे में चीनी प्रवासी फाहियान और यानसंग ने डायरी में उल्लेख किया है और इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके बारे में काफ़ी रहस्यों को उजागर किया है। तो हम भी भारत के इतिहास को उजागर करने की मुहिम पर है। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। वेलकम टू द न्यू कंटेंट। अजातशत्रु एक ऐसा राजा है जिसके जीवन में हमें रात्रि के गहरे अंधकार और सुबह की खिलती धूप दोनों ही साथ में देखने को मिलती है। हमने पिछले बिंबिसार वाले एपिसोड में देखा था कि किस तरह बिंबिसार बचपन से ही युद्ध कला में प्रवीण था और उसी की धरोहर अजातशत्रु को मिली थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 5वीं सदी में फाहियान और 7वीं सदी के चीनी यात्री ये यानसंग ने अपनी डायरी में अजातशत्रु का उल्लेख किया है। यानसंग ने राजगृह और पाटलिपुत्र की यात्रा की और वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन किया। उसने उल्लेख किया कि अजातशत्रु ने घृतकूट पर्वत के पास एक स्तूप बनवाया था जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। उसने ये भी लिखा कि प्रथम संगति यानी संगायन जो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगृह में हुई थी, उसका आयोजन भी अजातशत्रु के संरक्षण में ही किया गया था। 7वीं सदी में भारत आए यानसंग ने यह भी उल्लेख किया कि धम्म के शुरुआती संरक्षक राजाओं में अजातशत्रु का नाम लिया जाता था। दीघनिकाय और महावंश जैसे ग्रंथों में अजातशत्रु का वर्णन हमें मिलता है। इनमें बताया गया है कि उसने मगध पर शासन किया और धम्म का समर्थन किया। गौतम बुद्ध के समकालीन होने के कारण अजातशत्रु के जीवन का उल्लेख बौद्ध साहित्य में विस्तृत रूप से हमें मिलता है। अजातशत्रु ने अपने जीवन के दौरान काफी युद्ध लड़े, जिसमें प्रमुख युद्ध है लिच्छवी के साथ। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जो लगभग 16 वर्षों तक चला। इस संघर्ष में उन्होंने महाशिलाकंटक, बड़े पत्थरों को फेंकने वाला यंत्र और रथ, मुसल, चाकू और पैने किनारों वाला रथ जैसे नए हथियारों का उपयोग किया। अंततः उन्होंने लिच्छवियों को पराजित किया और वैशाली को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। दूसरी लड़ाई थी कोसल राज्य के साथ संघर्ष। कोसल के राजा प्रसेनजीत को हराकर अजातशत्रु ने उनकी पुत्री वजीरा से विवाह किया, जिससे काशी जनपद उनको दहेज के स्वरूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्होंने कोसल और काशी को अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अवंती राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में ये युद्ध हुआ था या नहीं। अजातशत्रु प्रथम भारतीय राजा था जिसने राज्य विस्तार के लिए संगठित युद्ध नीति अपनाई थी। के कार्यों ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। वो एक ऐसा राजा था जिसने धर्म, राजनीति और युद्ध तीनों में अद्वितीय योगदान दिया। शुरू में अजातशत्रु ने देवदत्त के साथ लालच में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। देवदत्त जो भगवान का विरोधी था, इसलिए उसने भगवान बुद्ध के शिष्य राजा बिंबिसार की हत्या करवाई। अब अजातशत्रु बेचैनी, डर और अविश्वास में जूझने लगा और जिसको पाने के लिए उसने अनुचित कर्म किए थे, वही राजगद्दी उसे अब बेचैन करने लगी थी। उसे चैन नहीं आ रहा था।
सभी तरह के उपाय करने पर शांति नहीं मिल रही थी। तब जीवक ने सुझाव दिया, जब शांति का महान सागर हमारे नगर में है तो आप कहीं और शांति क्यों ढूंढ रहे हैं। अजातशत्रु जीवक के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे जैसे नजदीक आया वैसे वैसे बेचैनी दूर होती गई। उसे परम शांति का एहसास हुआ। भगवान ने अजातशत्रु को उपदेश दिया जिससे उसकी बेचैनी शांत हुई। अजातशत्रु के जाने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो अभी वो यहाँ बैठे बैठे सोतापन अवस्था को प्राप्त हो जाता। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि अजातशत्रु ऐसा शासक था जिसने संगठित साम्राज्यवादी नीति अपनाई। उसने राजनीतिक विस्तार के लिए न केवल सैन्य शक्ति का उपयोग किया बल्कि कूटनीति, रणनीतिक विवाहों का सहारा लिया। अजातशत्रु की अर्थव्यवस्था की नीतियों के बारे में लिखती है कि अजातशत्रु के शासन में व्यापार और कृषि का विकास हुआ। वैशाली और अन्य क्षेत्रों पर कब्जे के कारण मगध को नया व्यापार मार्ग मिला और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उसकी नीतियां बाद में मौर्य साम्राज्य के उत्थान का आधार बनी। राजगीर में मौजूद अजातशत्रु किला मैदान की खुदाई अलग अलग समय पर की गई जिससे हम भगवान बुद्ध कालीन भारत को समझ सकें। अंग्रेजी शासन के दौरान प्रारंभिक खुदाई की गई थी जो 1905 और 1906 के दौरान हुई थी। अब हालिया खुदाई लगभग 117 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हुई है जो 2022 में शुरू हुई थी। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस स्थल को पुनः उत्खनन कार्य शुरू किया है। उत्खनन में लोहा गलाने का प्राचीन कारखाना मिला है जो उस समय की तकनीक और औद्योगिक गतिविधियों का प्रमाण है। सार्वजनिक स्नानागार भी मिले हैं जिसकी खोज से उस काल की स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छ व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। उत्खनन में 25 मीटर चौड़ी सड़कें मिली हैं। आधुनिक नेशनल हाईवे जो 4 लाइन वाले होते हैं वो लगभग 22 से 25 मीटर चौड़े होते हैं और ये उत्खनन में जो सड़कें मिली है वो 25 मीटर चौड़ी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त का भारत कितना विकसित था। और दूसरी बात यह है कि 2600 साल बाद भी अगर रोड मौजूद है तो उस वक्त करप्शन भी नहीं रहा होगा। उत्खनन में 14 मीटर चौड़ी प्राचीन दीवार मिली है जिससे कि किले की संरचना और सुरक्षा प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके साथ मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, चूड़ी और लाठी बनाने की फैक्ट्री और मूर्तियां जैसी वस्तुएं मिली हैं जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। वर्तमान में उत्खनन कार्य अभी भी जारी है। राजगीर की धरती अपने अंदर और भी कई रहस्य छिपाए बैठी है, इसलिए मैं और मेरी टीम इस उत्खनन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर आपको लगता है सत्य उजागर हो और सबको पता भी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी ऐसे रिसर्च देश के सामने रख सकें। धन्यवाद।